रात का वक्त था और ड्रैकुला और रामदास अपने घोड़े पर सवार कवर्धा स्टेट से काशी की तरफ जा रहे थे। चांद आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी हल्की पीली रोशनी रास्ते को धुंधला बना रहा था। हवा हल्की सर्द थी और पूरा रास्ता सुनसान था। कच्चे रास्ते पर दोनों के घोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस खामोशी में घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही थी। दोनों शांत अपने अपने घोड़े पर बैठे हुए अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। रामदास की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ड्रैकुला के साथ होने से उसे थोड़ी तसल्ली मिल रही थी कि वो अकेला नहीं है। वो ड्रैकुला से कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन पूछते हुए उसे डर भी लग रहा था। काफी हिम्मत करने के बाद उसने सवाल किया, भैया एक बात पूछूं? रामदास थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन उसके मन में यह सवाल सफर की शुरुआत से घूम रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एक पिशाच होने के बाद भी वो आज तक दिन के उजाले में कैसे सफर करता चला आ रहा था। क्या है? मैं इतने दिन तक दिन के उजाले में कैसे सुरक्षित था? आपका तो समझ आ गया कि आपको वो जंगल के मंदिर में मिले पत्थर की शक्तियों ने धूप से बचा रखा है, लेकिन मैं कैसे बचा हुआ हूँ? अनीता मैडम तो कहती है कि पिशाच धूप में जलकर भस्म हो जाते हैं। तुम्हें वो गुफा याद है? जब से डोंगरगढ़ गया हूँ तब से गुफा गुफा ही तो भटक रहा हूँ भैया। ऐसे कैसे याद आएगा कि आप कौन सी गुफा की बात कर रहे हो? रामदास की बात सुनकर ड्रैकुला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। उसने रामदास को बहुत कड़क आवाज में जवाब दिया, वही गुफा जिसके बाहर मैं पहली बार सनलाइट में निकला था। हाँ, अब याद आया। पर उधर क्या हुआ था? तुम्हें ठीक करने के लिए मैंने तुम्हें अपना खून पिलाया था। ड्रैकुला की बात सुनकर रामदास को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। लेकिन भैया, क्या मुझे भी आपके जैसे इंसानों का खून पीना पड़ेगा? रामदास की आवाज में उदासी के साथ साथ एक डर भी साफ झलक रहा था। हाँ, तुम्हें अब इंसानों का खून पीना पड़ेगा। अब चुप रहो। ड्रैकुला की बात सुनकर रामदास का चेहरा और भी उदास हो गया। ड्रैकुला के जवाब ने उसे अंदर तक हिला दिया था। ये तो मैं नहीं कर सकता भैया, ये गलत है, पाप है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किसी आदमी का खून? छी छी छी, देवा रे देवा। रामदास की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके लिए ये कठिन और कड़वी सच्चाई थी, लेकिन ड्रैकुला न उसकी तरफ देख रहा था और न उसे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा था। भैया कुछ बोलिए ना, कोई तो रास्ता होगा ना इस सब को रोकने का। बोलो ना, चुप रहो, बेकार की टेंशन मत लो। जब भूख लगेगी तब सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। ड्रैकुला की बात सुनकर रामदास और परेशान हो गया। उसने डरते डरते ड्रैकुला से फिर सवाल किया, भैया जब आप पहली बार पिशाच बने थे तब आपको कैसा लगा था? उस सवाल को सुनकर ड्रैकुला चुप रह गया। उसकी यादें उसे उसके अतीत में ले गई, जब वो ब्लाद से ड्रैकुला बना था, और लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी झुंझलाहट भरी आवाज में उसका दर्द साफ महसूस हो रहा था। तुम्हें जानना है ना कि मुझे कैसा लगा था? तो सुनो, जब मैं पहली बार वैम्पायर बना तब मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा और बदले की आग थी। उस वक्त मुझे उस ताकत का जुनून था, और रश दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मुझे खून की खुशबू पागल कर देती थी, और खून का टेस्ट मुझे किसी वाइन से कम नहीं लगता था। लेकिन समय के साथ मैंने अपने आप से नफरत करनी शुरू कर दी थी। ये खून की प्यास, ये भूख मुझ पर एक बोझ बनने लगी। अब भोजन, अब खुश। अब इसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इसलिए चुप रहना। ड्रैकुला की बातें सुन के रामदास हैरान हो गया। ड्रैकुला के मना करने के बाद भी उसने एक और सवाल पूछ डाला, तो फिर आपने ये सब छोड़ क्यों नहीं दिया भैया? अगर आपको ये सब पसंद नहीं था तो आपने अपने आप को रोका क्यों नहीं? ड्रैकुला अब बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो चुका था। उसने घोड़ा रोक दिया और अपना हाथ बढ़ाकर रामदास की कॉलर पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया। रामदास अब हवा में टंगा हुआ था और उसके पैर अपने घोड़े को ढूंढने के लिए हवा में लहरा रहे थे। भैया छोड़िए मुझको, छोड़िए। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरा इतिहास जानने का? हाँ, मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की,
लेकिन जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तब सबसे पहले तुम्हारी विल पावर तुम्हारा साथ छोड़ देती है। उसके बाद तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल जाने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का इंसान मरने लगता है। फिर बस एक जानवर बचा रहता है जो सिर्फ खून के लिए प्यासा होता है। एक ऐसा जानवर जिसके लिए सही गलत कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करती है तो सिर्फ उसकी भूख, उसकी ब्लड लस्ट। और मैं एक जानवर हूँ। और जब कोई जानवर गुस्से में हो ना, तो बार बार उसे सवाल पूछकर उसको और गुस्सा दिलाना सुसाइड करने जैसा होता है। समझे रामदास? ये बोलते हुए ड्रैकुला ने रामदास को छोड़ दिया और वो तेजी से जमीन पर जा गिरा। रामदास काफी डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ रुके या भाग जाए। तभी ड्रैकुला ने उसको एक और वार्निंग दे डाली। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए सेफ हो क्योंकि तुम अनीता के भाई हो, लेकिन अगर अब तुमने मुझसे फालतू के सवाल किए तो मेरे अंदर का जानवर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब अपने घोड़े पर बैठो और चुपचाप चलो। रामदास ड्रैकुला की बात सुन के चुप हो गया। वो आगे बढ़ा और अपने घोड़े पर बैठ गया। अब वो चुपचाप अपने घोड़े की चाल को महसूस करते हुए ड्रैकुला के साथ आगे बढ़ रहा था और मन ही मन भगवान से कुछ मांग रहा था। हे भगवान, जल्दी से हमको अनीता मैडम से मिलवा दो। न जाने वो कहाँ और किस हाल में है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो कैसे भी करके मुझे दोबारा इंसान बना देंगे। और शायद ड्रैकुला को भी। रात का वक्त था और काशी के आसमान में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। वो चमक घाट पर जल रही चिताओं की रोशनी से आ रही थी। जनरल रूट अपनी बटालियन के साथ काशी पहुंच चुका था। उसके साथ उसके चुने हुए 1000 सैनिक और हथियारों का एक बड़ा सा कंसाइनमेंट था। उनके आने की सूचना बनारस के कोने कोने में फैल चुकी थी और जनरल रूट का स्वागत करने खुद बनारस स्टेट का सेनापति आया था। जनरल रूट ने अपना घोड़ा रोक दिया। उसके साथ ही पूरी बटालियन रुक गई। रूट अपने घोड़े से उतरा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसके नीचे उतरते ही बनारस स्टेट का सेनापति उसका वेलकम करने आगे आया। काशी की इस ऐतिहासिक धरती पर आपका स्वागत है जनरल रूट। सेनापति की बात का जनरल रूट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर देख रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह किधर है? मुझे तो बताया गया था कि वो खुद मुझे रिसीव करने आएंगे। सेनापति रूट का सवाल सुनकर चौंक गया, मगर तभी वहां एक कड़क मगर शांत आवाज गूंज उठी। देर से आने के लिए क्षमा चाहूंगा जनरल रूट, मगर एक राजा के लिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। जनरल रूट ने पलट कर देखा तो सामने एक लगभग 35 साल का आदमी खड़ा था। उसके शाही कपड़े साफ बता रहे थे कि वो किसी राज परिवार से था। उसके चेहरे पर लंबी घनी मूछें उसके व्यक्तित्व को और भी रोबीला बना रही थी। उसे देखकर अच्छे अच्छों के सर अपने आप झुक जाते, लेकिन जनरल रूट इस समय एक अलग ही पावर ट्रिप पर था। महाराजा ईश्वरी प्रसाद, आपको मालूम है कि हम यहाँ अपने इतने बड़े बटालियन के साथ क्यों आए हैं? हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि आपके स्टेट में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वांटेड एनिमी छुपा हो सकता है। बनारस स्टेट का इस इंफॉर्मेशन पर कोई एक्शन ना लेना ईस्ट इंडिया कंपनी के हायर ऑफिसर्स को अच्छा नहीं लगेगा। जनरल रूट के चेहरे पर घमंड की मुस्कान साफ दिख रही थी। वो महाराज ईश्वरी प्रसाद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप अपने स्टेट में सब कुछ ठीक कर लीजिए महाराज, और 2 डेज के अंदर उस एनिमी की लोकेशन ट्रेस करके मुझे दीजिए, वरना हमारे पास 1000 स्ट्रांग बटालियन और खूब सारे आर्म्स एंड अम्यूनिशंस हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट? जनरल रूट अपनी पावर का प्रदर्शन कर रहा था और महाराज पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बिल्कुल शांत थे। जनरल रूट, आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बनारस स्टेट के बीच अच्छे संबंध है, बट जनरल, आपको थोड़ा बनारस स्टेट का इतिहास पढ़ना चाहिए। आपको काफी हेल्प करेगा। महाराज के शांत लेकिन तीखे शब्दों ने जनरल रूट को थोड़ा हैरान कर दिया था। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब एक कंफ्यूजन ने ले ली थी। इतिहास? यू मीन हिस्ट्री? आपका क्या मतलब है महाराज? महाराजा ईश्वरी प्रसाद
अपनी जगह पर शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जनरल रूट के साथ कोई खेल खेल रहा हो और रूट को हारता हुआ देखकर खुश हो रहे हो। घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन, ऐसे भागा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर समय मिले तो इस बारे में पढ़ लीजिएगा। अब चलने की आज्ञा चाहूंगा जनरल। सूरज निकलने वाला है और मेरी पूजा का समय हो चुका है। आई होप आप और आपकी बटालियन का काशी का प्रवास अच्छा होगा। नमस्कार। रूट काशी के महाराज को जाते हुए देखते रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और उसके दिमाग में बस एक नाम गूंज रहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स।